स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अदानी यूएस एसईसी केस में एक नया मोड़ आया है, और मोड़ क्या है? अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और अदानी के बीच चल रहे जो केस में अब नया मोड़ यह है कि यूएस एसईसी ने भारत सरकार को बाईपास कर गौतम अदानी को सीधे समन भेजने के लिए अर्जी लगाई थी। थोड़े दिन पहले ही हमने इस पर कार्यक्रम भी किया था। इस अर्जी पर सुनवाई से पहले अदालत ने दोनों पक्षों को बातचीत करने और अपना फैसला बताने की बात कही थी। अब खबर यह है कि अदानी यानी कि गौतम अदानी ने अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन से कानूनी नोटिस लेने पर सहमति जता दी है। एक कोर्ट फाइलिंग के अनुसार अरबपति गौतम अदानी और उनके भतीजे सागर अदानी ने एक सिविल फ्रॉड मुकदमे में यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन से कानूनी नोटिस लेने पर सहमति जताई है, जिसमें आरोप है कि उन्होंने रिश्वतखोरी की योजना के बारे में निवेशकों को गुमराह किया। अब इसके आगे की अगर आप खबर देखें कि अगर जज इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देते हैं तो अदानी के पास एसईसी की शिकायत पर जवाब देने के लिए 90 दिन होंगे, यानी कि 90 दिन में इस जवाब को देना होगा, जिसमें कि केस खारिज करने की रिक्वेस्ट भी शामिल हो सकती है। दोनों आरोपी भारत में हैं और एसईसी ने उन्हें कानूनी कागजात देने में दिक्कत आने की बात कही थी। गौतम अदानी के वकील रॉबर्ट गिफ्रा ने कमेंट करने से मना कर दिया है। सागर अदानी के वकील सीन हैकर ने भी कमेंट करने से मना कर दिया, यानी कि सागर अदानी और गौतम अदानी दोनों के जो वकील हैं उन्होंने इस पर कमेंट करने से बिल्कुल मना किया है। अब ये शर्त कोर्ट की मंजूरी पर निर्भर है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में एक फेडरल कोर्ट में दायर की गई याचिका में एसईसी और गौतम अदानी और सागर अदानी के यूएस बेस्ट वकीलों ने कहा है कि वकील रेगुलेटर के कानूनी कागजात स्वीकार करने पर सहमत हो गए हैं, जिससे जज को यह तय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्रतिवादियों को कैसे नोटिस दिया जाए। संयुक्त आवेदन संबंधित कोर्ट से मंजूरी के लिए जमा किया गया है और ये यूएस कानूनी कार्रवाई में एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया का कदम है जो मामलों के व्यवस्थित समाधान की अनुमति देता है। 90 दिन के अंदर देना होगा जवाब। अगर जज सहमत होते हैं तो संयुक्त आवेदन एसईसी मामले को आगे बढ़ने देगा। साथ ही अदानी को 90 दिन के भीतर या तो अपना मामला खारिज करने का मोशन या अपना बचाव दायर करने का समय देगा। इसके बाद एसईसी अगले 60 दिनों के अंदर अपना विरोध दर्ज कर सकता है। प्रतिवादी ऐसे विरोध का जवाब 45 दिनों के अंदर दे सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अब एसईसी और गौतम अदानी दोनों अब आमने सामने हैं। इस पूरे खबर को हम किस तरीके से पढ़ें? हमारे साथ इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा है। सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मेरा पहला सवाल यही है कि इस खबर को कैसे देखा जाए? अदानी ने जो ईमेल द्वारा जो नोटिस भेजी गई थी उसको एक्सेप्ट कर लिया है, सागर अदानी ने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन उनके वकीलों ने कोई भी डिटेल देने से या बातचीत करने से मना कर दिया है। इसका मतलब अदानी के लिए क्या है? इस पूरे केस के लिए इसका क्या मतलब है? जी, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि मादुरो इफेक्ट अदानी के ऊपर पड़ता हुआ दिख रहा है। हमें पता है अमेरिका क्या करता है। अमेरिका के अनुसार कोई भी अमेरिका का अपराधी है तो अमेरिका मादुरो जैसे उसको उसके घर से उठा भी सकता है। उठा सकता है एक बात है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जिस तरह से मादुरो को अमेरिका ने उठाया, उसके बाद अमेरिका में जितने भी लोगों के ऊपर इस तरह के आपराधिक केस हैं, उनको एक संदेश जाता है कि अमेरिका आपके साथ भी इस तरह की हरकत कर सकता है। तो मेरे ख्याल से, हालांकि ये केस काफी पुराना है, नवंबर 2024 से शायद ये केस चल रहा है, मतलब करीब 1 साल से ज्यादा हो गया। तो सबसे पहले ये केस क्या है समझ लेते हैं। केस ये है कि अदानी ने अमेरिका में एक कंपनी खोली और अमेरिकी लोगों से पैसा मांगा। और जब अमेरिकी निवेशकों से पैसा मांगा तो पैसा इसीलिए मांगा, उन्होंने ये कहा कि मुझे भारत सरकार में अलग अलग भारत की सरकारों को मुझे घूस देना है, क्योंकि वहां पर मुझे बिजली का टेंडर लेना है। तो अमेरिकी निवेशकों ने पैसा लगाया, करीब 2000 करोड़ रुपए अमेरिकी निवेशकों का पैसा लिया। अब अमेरिका में जो भारत में कंपनियों की एक सेबी नाम की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसी तरह की जो अमेरिका में
निवेशकों के पैसे को रक्षा करने की एक संस्था है, उसका नाम है SEC, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। उसने ये कहा कि आप अमेरिका के लोगों से किसी दूसरे देश में घूस देने के लिए तो पैसा नहीं ले सकते, ये गैर कानूनी भी है और अपराध भी है। तो अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2 केस किए, एक सिविल केस किया और एक क्रिमिनल केस किया। तो हमको समझ में आना चाहिए कि न्यायपालिका में 2 तरह के केस होते हैं, एक क्रिमिनल केस होता है और सिविल केस होता है। सिविल केस होता है जिसमें कि विवाद होता है, उसमें एक विवाद होता है और विवाद को सुलझाने के लिए लोग कोर्ट में जाते हैं। दूसरा कि कोई भी आदमी कोर्ट में जब कोई भी विषय कोर्ट में जब जाता है, तो या तो अपराध की घटना हुई रहती है, तो अपराध की घटना हुई रहती है, वहां पर फिर विवाद नहीं रहता, वहां पर अपराध फिर न्यायालय अपना न्याय सुनाता है। तो सिविल केस जब होता है तो उसका जब नतीजा निकलता है, जब विवाद खत्म होता है तो बहुत होता है तो किसी तरह की पेनल्टी डाली जाती है, किसी तरह का जुर्माना डाला जाता है। लेकिन अपराध अगर कहीं शामिल अपराध हो जाता है तो फिर वो जुर्माने से आप छूट नहीं सकते, वहां पर फिर कोई ना कोई दंड होता है। मतलब क्रिमिनल केस में पनिशमेंट होता है और सिविल केस में पेनल्टी होती है। तो जो जो अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, उसने 2 अलग-अलग केस किए न्यूयॉर्क के एक ही कोर्ट में। एक केस किया अदानी के ऊपर सिविल केस, जिसमें कि कहा कि अमेरिका के कुछ नियमों का उल्लंघन हुआ है, और दूसरा उनके ऊपर क्रिमिनल केस किया। क्रिमिनल केस ये किया कि अमेरिका के निवेशकों का पैसा इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। तो जो पहला केस है सिविल केस, उसमें नियम यह है कि सिविल केस अगर अमेरिका में किसी के खिलाफ फाइल होता है, तो उस सिविल केस को अगर वो नागरिक अमेरिका का नहीं है, किसी दूसरे देश का है, तो उस दूसरे देश को वहां के दूतावास के जरिए भेजा जाता है, क्योंकि अमेरिका को नहीं पता रहता है कि वो नागरिक दूसरे देश में कहाँ रहता है, उसका पता तो अमेरिका के पास है नहीं कि वो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दे। तो वो दूसरे देश के माध्यम से वो जाता है। तो इस केस में जो सिविल केस था, इसमें जिस समय ये केस हुआ और वहां के कोर्ट ने इनको नोटिस भेजने की बात की, तो वो नोटिस को भारत के सरकार के पास भेजा गया, क्योंकि भारत सरकार को ही पता है कि गौतम अदानी जी या जिसके ऊपर भी वहां पर केस है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर अमेरिका में केस है, उसका पता भारत में क्या है, ये तो अमेरिका के कोर्ट को नहीं पता होगा, वो तो भारत सरकार को पता होगा। तो अमेरिका की कोर्ट ने भारत सरकार को वो भेजा कि इस व्यक्ति को ये नोटिस भेज दीजिए ताकि वो आके अपना बचाव कर सके अमेरिका में। इतने दिनों तक भारत सरकार ने अलग अलग कारणों से कोई कोई बहाने बनाते रहे, लेकिन अदानी को वो नोटिस नहीं भेजा। अब मेरे ख्याल से हुआ ये है कि अदानी को भी समझ में आ गया है कि मामला ये सिविल केस का नहीं है, मामला दूसरा क्रिमिनल केस का है। क्रिमिनल केस में होता यह है कि कोई नोटिस वगैरह जारी नहीं होता, सीधे सीधे अमेरिका के कोई भी एजेंसी, अमेरिका की सरकार हो, अमेरिका की सेना हो, अमेरिका की पुलिस हो, कोई भी अमेरिका की एजेंसी किसी व्यक्ति को जबरदस्ती उठा के भी लाके कोर्ट में, अगर उसके खिलाफ समन है तो दुनिया में कहीं से भी उठा के लाके कोर्ट में उसको हाजिर कर सकती है। मादुरो के साथ भी उन्होंने यही किया, हालांकि वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे, लेकिन अमेरिका ने जब उनको उठाया तो 24 घंटे के अंदर अंदर न्यूयॉर्क के इसी कोर्ट में, संजोग से यही कोर्ट है जहां पर इनको पेश किया गया, वहां पर पेश किया कि इनके ऊपर हमने कुछ आपराधिक मुकदमे दायर किए हैं और ये मुजरिम को हम आपके सामने हाजिर कर रहे हैं। तो क्रिमिनल केस में अमेरिका को किसी को कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ती, उस व्यक्ति को सीधे सीधे हाजिर करना पड़ता है। सिविल केस में उसको ये नियम फॉलो करना पड़ता है कि उस देश की सरकार के माध्यम से करना पड़ता है। तो इस सिविल केस में क्योंकि भारत सरकार एक तरफ से इनको नोटिस नहीं दे रही थी, जो भी भारतीय नागरिक थे उनको, तो मेरे ख्याल से उनको भी समझ में आ गया जिनके ऊपर केस था कि मामला केवल सिविल केस का नहीं है, मामला क्रिमिनल केस का भी है, और क्रिमिनल केस में अमेरिका जबरदस्ती भी आपको उठा सकता है। तो इसीलिए क्रिमिनल केस तो बाद में देखा जाएगा, कम से कम सिविल केस में हम अपने आप को प्रेजेंट कर ले। और सिविल केस में एक खास बात यह होती है कि उस व्यक्ति को खुद ही कोर्ट में प्रेजेंट होने की कोई जरूरत नहीं होती है, वो अपना वकील कर सकता है, क्योंकि मामला सिविल केस होता है। तो सिविल केस में क्योंकि व्यक्ति की व्यक्तिगत पेशी की कोई जरूरत नहीं होती, उसका वकील भी काफी होता है, तो मेरे ख्याल से इन्होंने क्रिमिनल केस में जो आने वाले समय में इनके ऊपर दबाव बढ़ने वाला है, उस दबाव से थोड़ा बचने के लिए पहले सिविल केस में अपने वकील को भेजा है, ताकि कम से कम सामने वाली पार्टी के सामने साथ आप बातचीत तो कुछ कर सको। मतलब कोर्ट में ये नहीं आए कि पूरा का पूरा कोर्ट की अवमानना हो रही है, कम से कम सिविल केस में हम इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं, इस तरह की बात आएगी, क्योंकि दोनों मामले एक दूसरे से रिलेटेड हैं। हालांकि एक सिविल है, एक क्रिमिनल है, लेकिन क्योंकि दोनों मामले एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इससे होगा ये कि अमेरिका के कोर्ट को भी एक संदेश जाएगा कि हाँ, ये व्यक्ति अमेरिका के कोर्ट के प्रक्रिया से भाग नहीं रहा है, अमेरिका की कोर्ट की प्रक्रिया की अवमानना नहीं कर रहा है,
कम से कम उसका वकील सामने आ रहा है, तो कम से कम उनको केस फाइल मिलेगा। क्योंकि अभी क्या हो गया है, अमेरिका की कोर्ट में जो भी भारतीय नागरिक के खिलाफ जो भी सबूत दायर हो गए हैं, या अमेरिकी कोर्ट के पास जितने भी दस्तावेज हैं, उसमें से एक भी दस्तावेज जिसके ऊपर आरोप है उसके पास तो है नहीं, क्योंकि वो वहां पर प्रेजेंट ही नहीं हुआ है। क्योंकि आप प्रेजेंट ही नहीं होंगे तो आप अपना डिफेंस भी नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं है कि आपके ऊपर किस तरह के चार्जेस हैं। तो मेरे ख्याल से इनको अब समझ में आ गया है कि मादुरो की स्थिति होने के बाद किसी के साथ भी इस तरह की स्थिति हो सकती है। ध्यान में रखिएगा, मादुरो एक देश के राष्ट्रपति थे, लेकिन अमेरिका ने वो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति नहीं माना, अमेरिका ने अपना अपराधी माना। तो अमेरिका जब एक राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के बदले अपराधी मान के रातों रात उसके घर से उसको उठा के अगले दिन कोर्ट में पेश कर सकता है, तो किसी उद्योगपति को भी वो कहीं से भी उठा सकता है, दुनिया में कहीं से भी उठा सकता है। जरूरी नहीं कि भारत से उठाए, उद्योगपति हैं, दुनिया भर में कहीं भी घूमते रहते हैं अपने उद्योग के लिए। वो कभी सिंगापुर भी जा सकते हैं, कभी वो इंग्लैंड भी जा सकते हैं, कभी जर्मनी भी जा सकते हैं। तो दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो अमेरिकी सेना या अमेरिकी सरकार या अमेरिकी पुलिस उनको उठा सकती है, किसी को भी उठा सकती है। मादुरो को उठा सकती है तो किसी को भी उठा सकती है। तो मेरे ख्याल से मादुरो का डर काफी हद तक इनके ऊपर आया है, और इसीलिए इन्होंने कम से कम इनके ऊपर क्या केस है वो पता इनको लगे, वो दस्तावेज इनको मिलना शुरू हो। कम से कम अमेरिकी कोर्ट में अमेरिकी सरकार को इस तरह का संदेश न जाए कि ये व्यक्ति अमेरिकी प्रशासन का, अमेरिकी सरकार का, अमेरिकी कोर्ट का अवहेलना कर रहा है। कम से कम कोऑपरेट करते हुए दिखें। इसीलिए ये एक तरह से इंग्लिश में जिसे कहते हैं ऑलिव ब्रांच, मतलब हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं, हम टेबल पर आने के लिए तैयार हैं, इसका कोई समाधान निकाला जा सकता है कि नहीं। सागर, इसे ऑलिव ब्रांच, सॉरी सिद्धार्थ, इसको ऑलिव ब्रांच आप कहेंगे, या आप ये कहेंगे कि अब अदानी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था सिवाय इसके कि उनको ये ईमेल एक्सेप्ट करना ही पड़ा, और इसीलिए पब्लिकली आकर ये बात सामने आई, जो कि पीटीआई के हवाले से पता चल रही है कि भाई उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस नोटिस को, अब उनको 90 डेज में जवाब देना है। तो क्या ऑप्शंस उनके पास नहीं थे, क्योंकि अब वो बच नहीं सकते थे? यानी कि एक तरीके से क्या शिकंजा एसईसी का और यूएस फेडरल कोर्ट का अदानी के गले में जो शिकंजा है वो और क्या कसता हुआ नजर आ रहा है? ऑलिव ब्रांच का हिंदी रूपांतरण नीलू जी होता है कि युद्ध की भूमि में आप सफेद झंडा दिखाइए। सफेद झंडा का मतलब है मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं बातचीत करना चाहता हूँ। आगे की स्थिति क्या होगी, सरेंडर आप होंगे, पूरा का पूरा सरेंडर होंगे, किस तरह की बातचीत होगी, वो तो बात की बात है। लेकिन एक तरह से ये युद्ध विराम, मतलब मैं अब आगे युद्ध करने की मेरी ताकत नहीं है। ऑलिव ब्रांच का मतलब होता है सफेद झंडा दिखाना। आप कह रहे हैं कि यानी एक तरीके का अदानी का सरेंडर है यूएस कोर्ट के सामने? बिल्कुल। ओके। नहीं तो इसी अदानी ने, जिस समय ये केस हुआ था नवंबर 2024 में, तब से अब तक तो अदानी की ओर से जो भी सार्वजनिक सूचनाएं आई थी या सार्वजनिक इसके बारे में जो टिप्पणी की थी, उन्होंने हमेशा कहा था कि मैंने कोई गलती ही नहीं की है, ये सब में मैं क्यों पढ़ूं, ये सब झूठा केस है, ये सब फर्जीवाड़ा है। तो कल तक जो इस केस को झूठा बोल रहे थे, कल तक जो बोल रहे थे कि मैंने इसमें कोई गलती नहीं की है, आज उसमें आप उस पूरे के पूरे जांच में सहयोग करने की बात क्यों कर रहे हैं? कल तक आप कह रहे थे कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जब आपका कोई लेना देना कल तक नहीं था, तो आप उसमें आज पार्टी क्यों बन रहे हैं? पार्टी बन रहे हैं इसका मतलब ही है कि वो जो गर्मी है वो अब सटने लगी है। और इसीलिए मैंने कहा कि ये जो मादुरो इफेक्ट है ये देखने को मिल रहा है मुझे। मेरे ख्याल से ये मादुरो इफेक्ट है। मादुरो के बाद कहानी काफी बदली है। आप ये कह रहे हैं कि मादुरो के बाद ये कहानी बदल चुकी है। अब इसको मोदी जी और केंद्र और इसको बीजेपी इसको कैसे वॉच करेगा? क्या उनके लिए एक अलार्म बेल्स है, उनके लिए खतरे की घंटी है? इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, अमेरिका के पास पहले भी हमें पता था दुनिया भर में सबसे ज्यादा ताकतवर देश अमेरिका था, लेकिन वो अमेरिका इससे पहले ट्रंप साहब, इस बार जो ट्रंप 2 एडमिनिस्ट्रेशन है, इससे पहले वो ताकत का दिखावा नहीं करता था, मतलब फोर्स का प्रोजेक्शन वो उतना नहीं करता था। लेकिन ट्रंप 2 आने के बाद वो फोर्स है भी और फोर्स का प्रोजेक्शन भी करते हैं। तो जब वो फोर्स का प्रोजेक्शन करते हैं तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके ऊपर भी उस फोर्स का प्रोजेक्शन हो सकता है। इसीलिए मेरा कहना है कि ये जो वेनेजुएला में इन्होंने मादुरो के साथ किया, वो सिर्फ मादुरो के साथ नहीं किया, वो पूरी दुनिया को एक उन्होंने मैसेज दिया कि अब के बाद से अमेरिका अपनी ताकत का इस्तेमाल भी करेगा। कल तक वो सिर्फ ताकत रखता था, और ताकत रखना एक बात है और ताकत का इस्तेमाल करना अलग बात है। तो ताकत का अगर वो अमेरिका इस्तेमाल करता है, तो सोचिए कि अमेरिका अगर किसी देश के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति नहीं मानता है, अपराधी मानता है, और उसके घर से उसको उठा के 24 घंटे के अंदर अमेरिका के किसी कोर्ट में लाके उसको हाजिर करवा देता है,
तो दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा उद्योगपति हो, अगर उसके ऊपर भी इसी तरह का कोई आपराधिक मुकदमा अमेरिका में दायर हो, तो उसकी तो नींद हराम हो जाएगी कि मादुरो को उठा लिया, मुझे भी उठा सकता है। तो मेरे ख्याल से ये पूरी तरह से जिसके ऊपर भी केस है ये अमेरिका का, ये अमेरिका के ताकत के सामने सरेंडर है। ये पूरा का पूरा मेरे ख्याल से बीजेपी इकोसिस्टम का अमेरिका के ताकत के सामने सरेंडर है। ना अब आपको क्या लग रहा है कि कहीं पर कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि 90 दिन में वो करेंगे, लेकिन अपने आप को वो बेकसूर भी साबित करेंगे, तो क्या बच के निकलने का विंडो भी है गौतम अदानी और सागर अदानी के पास? देखिए, ये तो फिर अब निर्भर करता है कि वो केस क्या है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक तो ये केस है। अमेरिका का सिस्टम ये है कि वहां पर जो जुडिशियरी है, वहां की जो न्यायपालिका है, वो काफी हद तक स्वतंत्र है, क्योंकि मूलभूत अंतर ये है कि भारत में छोटा से छोटा जज हो या बड़ा से बड़ा जज हो, जो जो जज की नियुक्ति होती है, जो मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होती है, जो न्यायपालिका में नियुक्तियां होती है, वो सरकार करती है। हमें पता है सुप्रीम कोर्ट में भी अगर किसी जज की नियुक्ति करनी होती है तो सरकार नियुक्त करती है, किसी जज का तबादला करना होता है सरकार करती है। नीचे के जज में भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या कहीं भी हो, भारत में जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति सरकार करती है। इसीलिए सरकार के दबाव में रहना स्वाभाविक है। क्यों? दूसरी बात यह है कि किसी भी भारत में न्यायपालिका अपने आप में भले स्वतंत्र हो, लेकिन उस न्यायपालिका को जो वेतन देता है वो तो सरकार देती है। उस न्यायपालिका को जो सुविधाएं देती हैं, उनको जो घर दिया जाता है, उनको जो गाड़ी दी जाती है, उनको जो कर्मचारी दिए जाते हैं, वो तो सरकार देती है। तो न्यायपालिका सरकार से स्वतंत्र होते हुए भी सरकार पर निर्भरता ज्यादा है। लेकिन अमेरिका में होता यह है कि छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे शहर में भी जो जज होते हैं वो एक चुनाव लड़के आते हैं, और वहां के नागरिक सीधे सीधे चुनते हैं कि इस व्यक्ति को मैं अपने अपने मोहल्ले का जज बनाता हूँ। वहां पर एक काउंटी सिस्टम होता है, राज्य से छोटा। जिस तरह से हम भारत में जिसको आप कहते हैं, कह सकते हैं एक तरह से जिला, तो भारत में जो जिले होते हैं वैसा अमेरिका में काउंटी होती है। और भारत में आप केवल एमपी और एमएलए और अपना कॉर्पोरेटर चुनते हैं। अमेरिका में हर छोटे छोटे पद के लिए भी चुनाव होते हैं। आपके काउंटी का, आपके जिला का जज कौन होगा ये भी चुनाव होता है। तो वहां का जो जज होता है, वहां की जो न्यायपालिका होती है, लोगों के द्वारा सीधे चुनी हुई होती है, उसकी सरकार के ऊपर निर्भरता कुछ नहीं होती। तो भले सरकार की ओर से एसईसी नाम की अमेरिकी संस्था ने केस किया होगा, लेकिन अगर उस केस में दम होगा तब तो एसईसी जीत सकता है। लेकिन अगर वो केस में दम नहीं होगा तो अदानी भी जीत सकते हैं। तो अब ये मामला पूरा का पूरा अब मेरिट्स ऑफ द केस पर चला गया है। कल तक ये था कि अमेरिकी सरकार के पास एक हैंडल था, वो जज को कह सकते थे कि देखिए हमने केस किया है और ये आदमी कोऑपरेट नहीं कर रहा, इसीलिए ये भगोड़ा है। लेकिन अब कम से कम उसको भगोड़ा आप नहीं कह सकते। अब जो जज है उस केस को अपने मेरिट्स पे देखेगा। वो केस के मेरिट्स क्या है ये तो इस कार्यक्रम में हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, क्योंकि ये केस अभी तक खुला नहीं है। तो एक बार जब ये केस खुलेगा और एक जो हियरिंग इसकी होगी, तब हमें मालूम पड़ेगा कि इस केस में जज साहब के पास किस तरह के दस्तावेज हैं, एसईसी के पास किस तरह के दस्तावेज हैं, अदानी के पास किस तरह के बचाव का दस्तावेज है। तो थोड़ा थोड़ा समय लगेगा अब इसको जानने में। लेकिन मैं उस चीज को इमेजिन कर रही हूँ कि एक तरफ यूएस फेडरल कोर्ट में जब ये सुनवाई चल रही होगी और अदानी और सागर अदानी अमेरिका तो शायद नहीं जाएंगे क्योंकि उनके लॉयर्स वहां उनको रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि लोग यही कह रहे हैं कि भाई अमेरिका जाने की तो उनके पास हिम्मत नहीं है, क्योंकि क्या पता उनको वहां पर अरेस्ट कर लिया जाए, वो गिरफ्तार हो जाए। तो उस चीज से बचने के लिए उनके लॉयर्स उनको रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन जिस तरीके की दलीलें आएंगी उस समय, और सोशल मीडिया इतना सक्रिय है कि तुरंत हल्की सी खबर आती है और देखिए हम सब उस पर बात करने लग जाते हैं। ये कितनी बड़ी पॉलिटिकल प्रॉब्लम, जिस समय ये सुनवाई शुरू होगी, ये कितनी बड़ी पॉलिटिकल प्रॉब्लम बन जाएगी बीजेपी के लिए। बीजेपी तो मतलब क्या करेगी? चुपचाप इसी तरीके से शांत रहेगी या कुछ ना कुछ उनको रिएक्शन देना पड़ेगा? कब तक बचेगी बीजेपी कुछ ना बोलने से अदानी के ऊपर? देखिए, स्वाभाविक बात है कि किसी व्यक्ति को आप बिना जाने अगर उसका बहुत ज्यादा आपने बचाव कर दिया है, तो फिर आप इस चीज में फंसने की संभावना रहती है कि अगर उसने कल कोई गलत काम किया हो, तो क्योंकि आप उसको जानते नहीं है और आपने उसको बचाव कर दिया, तो उसके बारे में अंदर खाने की अगर बहुत सारी चीजें निकलती हैं तो अटपटी स्थिति आना स्वाभाविक है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति का कोई बचाव करता है तो या तो वो उसका वकील हो या तो उसका परिवार हो। जैसे कोई परिवार है तो परिवार अपने किसी व्यक्ति का बचाव करने के लिए बाध्य होता है, क्योंकि वो परिवार का सदस्य होता है। उसने अगर गलती भी की तो उसका बचाव करना चाहिए, या तो उसका वकील उसको बचाव करता है। आप अगर किसी के परिवार नहीं है, आप अगर किसी के वकील नहीं है, इसका मतलब आप उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते,
आप किसी भी हालत में उसके बचाव में अगर उतर जाते हैं, उसको आप बहुत अच्छा आदमी करके सर्टिफिकेट दे देते हैं, और कल को अगर साबित होता है कि वो गलत काम कर रहा था, तो अटपटी स्थिति में वो तो आएगा ही आएगा, आप सबसे पहले आएंगे। तो मेरे ख्याल से अदानी के मामले में आने वाले समय में एसईसी के पास जितने भी दस्तावेज हैं उनके खिलाफ, वो स्वाभाविक है कि वो एक एक करके बाहर निकलेंगे, और उस समय वो सही हैं या गलत हैं, लेकिन हर बार जब अदानी के ऊपर एक नया आरोप निकलेगा कि इन्होंने इस धारा के अंतर्गत ये गलती की थी, इस धारा के अंतर्गत ये गलती की थी, तो हर बार जो एक क्या कहते हैं इंस्टॉलमेंट में उनकी गलतियों का पर्दाफाश होना शुरू होगा, तो हर बार बीजेपी के इकोसिस्टम को उनको डिफेंड करना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तक बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम अदानी जी को कोई बहुत बड़ा साधु संत हैं, दुनिया के बहुत बड़े व्यापारी हैं और बहुत नैतिक रूप से बहुत ऊंचे व्यक्ति हैं, इस तरह का उसने सर्टिफिकेट उनको दे रखा है। तो कहते हैं ना कि आपकी एक अगर किसी ने बहुत सफेद कपड़ा पहन के वो चल रहा है, तो थोड़ा सा भी कीचड़ का दाग लगता है तो दाग दूर से दिखने लग जाता है। तो अदानी के साथ ये समस्या बीजेपी को आने वाली है, क्योंकि बिना कारण से अदानी को उन्होंने बहुत सफेदी का जो सर्टिफिकेट दे दिया है, अब उस सफेदी के सर्टिफिकेट पर सही या गलत, लेकिन जब तक ये केस की सुनवाई चलेगी तब तक एसईसी की ओर से उन्होंने जो गलतियां की हैं वो सब आरोप के रूप में ही सही लेकिन कोर्ट में पेश होंगी, और हर बार जब वो आरोप के रूप में पेश होंगी तो एसईसी अमेरिका की सरकार बोलेगी कि इन्होंने कानून के अंतर्गत ये गलत काम किया, इन्होंने ये गलत काम किया, इन्होंने ये फर्जीवाड़ा किया। तो हर बार जब वो फर्जीवाड़ा और गलती का पर्दाफाश होगा, हर बार यहाँ पर बैठे बैठे उनको डिफेंड करने वालों की स्थिति तो खराब होने वाली है, स्वाभाविक है। जी, चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।